नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने से छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि क्लास बहुत खास है, इसी वजह से इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का, और चीजों को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास के अंदर आ चुका है, इस क्लास को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये पॉलिटी की फाइनल क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। मैंने बोला था कि विजयी भव सीरीज के अंदर मैं आपको पॉलिटी को कंप्लीट करा दूंगा 10 लेक्चर में, लेकिन 8 ही लेक्चर में पूरी हो जाएगी। और जो बचे हुए लेक्चर्स आपके बचेंगे वो करंट अफेयर और पॉलिटी के मर्जर होके पड़ेंगे। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे इंपोर्टेंट केसेस की एक वीडियो देखने को मिल जाएगी, अलग से देखने को मिलेगी, जिसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको कल अपलोड कराए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर आप तैयार हैं तो फटाफट बता दीजिए। भौकाल काटने के लिए, हम चीजों को बेहतर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, मैं बता देना चाहूंगा, क्लास के अंदर वर्तमान में आपको देखने को मिल रही है शुभम है, शिवम है, अर्च है, ठीक है, और इसके अलावा अंकित है, ठीक है, निक है, इसके अलावा निक्की है, आरती है, अनु है, ठीक है, और भी आपको बच्चे देखने को मिल रहे हैं। यश चौहान देखने को मिल रहा है, मतलब भौकाल जारी है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन की आपकी बारी है। ठीक है, चलिए। कमल का कहना है कि गुरुजी आपके जैसा ना कोई पढ़ा पाया था, ना कोई भविष्य में पढ़ा पाएगा। जय भवानी, जय भवानी। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। चलिए बात को समझते हैं। आपको मैं 2-4 चीजों के बारे में बता देना चाहूंगा, ठीक है। भौकाल और माहौल पूरी तरीके से तैयार है। अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली तैयार करता हूं, कॉन्सेप्चुअली अगर मैं तैयार करता हूं, तो यह है आपकी विजयी भव सीरीज। सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज। पूरी सीरीज के बारे में देखो, मैं जानकारी हमेशा मुझे देनी होती है, क्योंकि नए बच्चे हर रोज जुड़ते हैं। तो ये है विजयी भव सीरीज। विजयी भव सीरीज आपको ये देखने को मिल जाएगी। कौन सी सीरीज है सर? ये विजयी भव सीरीज आपको देखने को मिल रही है। विजयी भव सीरीज आपकी किस एग्जाम को टारगेट करती है सर? यह है यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इसके अलावा लेखपाल, होमगार्ड एंड वीडियो और यूपी के अदर एग्जाम्स को टारगेट करती है। आपका कोई भी पेपर है, आप इस चीज पे रेगुलरली जुड़े रहिएगा। विजयी भव सीरीज में मैंने बताया है कि 30 डेज में पूरी जीके मैं करा दूंगा। 30 डेज में पूरी जीके कराने की बात मैंने यहां पर करी थी। पूरी जीके कराने की बात मैंने कही थी कि 30 दिनों के अंदर मैं पूरी जीके आप लोगों को कवर करा दूंगा। ये बात मैंने आपको यहां पर कही थी। अब इसी के अंतर्गत मैं आपको समझा देना चाहूंगा कि इसके अंदर क्लियर था कि मैं आपको 10 क्लासेस पॉलिटी की लूंगा। इसके बाद आपको 10 क्लासेस हिस्ट्री की लूंगा। 10 क्लासेस किसकी लूंगा? हिस्ट्री की लूंगा। इसके बाद मैंने कहा था कि 5 क्लासेस इको की होंगी, 5 क्लासेस जियो की होंगी। उसके बाद विजयी भव सीरीज आपकी पूर्ण हो जाएगी। करंट अफेयर यूपीजी के स्टैटिक के लिए अलग से इंतजाम किया गया है। यूपीजी की प्लेलिस्ट आपकी रेडी है, उसके अंदर आना शुरू हो चुका है यूपीजीके के अंदर। यूपीजीके के बाद स्टैटिक आपको देखने को मिलती है। स्टैटिक जीके की मैं बात करूं, इसके लिए आपकी यूट्यूब पर ही सीरीज स्टार्ट होगी, और इसके लिए करंट अफेयर आपके चैनल पर रेगुलरली मंथ वाइज चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। रेगुलर का भी प्रावधान किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉलिटी की 8 क्लासेस हो चुकी हैं। 8वीं क्लास आज है। इसके बाद पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी की जो बची हुई 2 क्लासेस हैं, पहली क्लास आपको देखने को, मतलब बची हुई 2 क्लासेस में एक तो हो जाएगी इंपोर्टेंट डिसीजंस की, और एक हो जाएगी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी की, और उसके बाद आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी। लेकिन वो तब आएंगी जब हिस्ट्री की क्लासेस अब इसके बाद शुरू हो जाएंगी। अब कल मकर संक्रांति है, परसों आपकी क्लास होगी, और कल हो सकता है कि एक बेहतरीन जगह पे मैं दर्शन भी प्राप्त करूं, तो उस बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और यहां पर स्पेशल टॉपिक्स बिल्कुल होंगे भाई, स्पेशल टॉपिक्स। ठीक है, मैंने बोला है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बोलूंगा, ठीक है, अगर मैं कुछ कहूंगा तो मैं कहूंगा। ना पीछे हटे हैं, ना आगे झुके हैं, संपूर्ण तौर पर आपके समर्थन में। नाम जीत राणा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आज की टॉपिक, अब देखो ये कुछ कंटेंट है, ठीक है, ये एसएससी, रेलवे, पीसीएस, यूपीएसआई, कांस्टेबल परीक्षाओं के लिए एक संपूर्ण गाइड जीत राणा जीएस द्वारा प्रेजेंटेड। ये मेरे तथास्तु सीरीज का कंटेंट है। ये कंटेंट किस वाली सीरीज का है? ये मेरे तथास्तु बैच का कंटेंट है। तथास्तु बैच आपको देखने को मिल रहा है। तथास्तु बैच सिलेक्शन वेपर आया हुआ है, उसकी क्लासेस भी होनी है, और उसी की क्लास के अंदर ये एआई आधारित कंटेंट आपको डिलीवर होने वाला है। मेरा बेसिक कंटेंट तो जाएगा ही, उसके बाद ये एआई का एडवांस कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा, जो चीजों को समझना आसान कर देता है। तो चलिए इसी के अंदर स्टार्ट करते हैं बात को समझना। आज मैंने आपको क्या बताया है वो भी मैं थोड़ा सा आपको यहां पर क्लियर करके बता देता हूं। ये स्लाइड की वजह से हैंग हो गया है बोर्ड, थोड़ा सा हैंग हो गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है।
और अगर हम बात करते हैं इन पूरे आर्टिकल्स के बारे में, मैं थोड़ी थोड़ी आपको चर्चा कर देता हूं, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन से यहां पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं वैसे 115 पेजेस हैं जिसमें हम आर्टिकल्स को समाप्त करेंगे। तरीका क्या रहेगा उस बैच के अंदर, हालांकि ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। जैसे हम बात करें अध्याय 1 है, भारत के संविधान में 22 अध्याय देखने को मिलते हैं, वर्तमान में 25 है अगर उपभागों को जोड़ें तो आर्टिकल आपको कितने देखने को मिलते हैं, 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक संघ राज्य क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 to 4 आपको देखने को मिलेगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, वर्तमान संरचना 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश है। इसी के अंदर बताया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, इसके अंदर 28 राज्य और 8 यूटीओ का जिक्र किया गया होगा। आर्टिकल 2 और 3 संसद की शक्ति है संसद को नए राज्य बनाने, उनकी सीमाओं व नामों में परिवर्तन करने के लिए। यह प्रक्रिया साधारण बहुमत से पूरी हो जाती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। आर्टिकल 2 जो होता है वो विदेशी राज्यों को शामिल करने के लिए होता है, विदेशी भूमि को भारत में शामिल करने के लिए होता है। जबकि आर्टिकल 3 जो होता है ये केवल इसलिए होता है कि भाई जो भारत के अंदर ऑलरेडी भूमि है उसी के अंतर्गत चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी नागरिकता के प्रावधान। नागरिकता के प्रावधान मुख्य सिद्धांत 5, 9 और 11 के अंदर है, ऐतिहासिक संदर्भ 6, 7, 8 में देखने को मिलते हैं। हालांकि जब मैं इसको पढ़ा रहा होता हूं तब मैं अलग स्तर पर पढ़ाता हूं, इसके अंदर सारे ही आर्टिकल में बता देता हूं। तो ये कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जो इन सभी को क्लियर करा रहा होगा। तो ये तो चीज हम देखेंगे अपने तथास्तु बैच में, जो थ्योरेटिकली आपको बहुत जल्दी इसकी वन शॉट भी देखने को मिलेगी। उसमें ये सारा का सारा कंटेंट जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा कंटेंट एक तरफा लेवल पर आपको देखने को मिल जाएगा तगड़े तरीके से। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर लेंगे कि ये सब चीजें आपको देखने को मिलनी है कहां सर, यहीं पर संविधान के ये भाग शासन की रीड है, यहीं पर आप लोगों के चैनल पर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड चीजों के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन से रिलेटेड बात हम कर लेते हैं एक बार। चलो 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 चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो क्वेश्चन में देखते हैं। लीजिए जी, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है जो यूपीएसआई 2021 में आपको देखने को मिला था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बहुत जरूरी सवाल आपको देखने को मिल रहा है। केशवानंद भारती के 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचा नहीं बदल सकती। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद इस निर्णय के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता? फटाफट बताइए। मतलब ये जो डिसीजन आता है, इस डिसीजन के माध्यम से ही इसके अंदर चीजों में परिवर्तन हुआ था और उसी के बाद यहां पर आपको चीजें देखने को मिली थी। उन्नाव की धरती से प्रणाम स्वीकार किया जाता है। सवाल के बारे में चर्चा कीजिए, सवाल आपको क्या देखने को मिला है, इसके अंतर्गत चर्चा करना आपका मूल कर्तव्य बन जाएगा। फटाफट इसके बारे में चर्चा करते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, खींच के इसके बारे में फटाफट तरीके से इसके अंदर आपको चर्चा करनी होगी। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, तगड़े तरीके से आपको बताना होगा कि इसके अंदर किसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, संविधान की मूल संरचना के अंदर संशोधन संभव नहीं है। मूल संरचना आपको देखने को मिलती है, फंडामेंटल राइट एक मूल संरचना है। मतलब इसी के माध्यम से कहा जाएगा कि जो आर्टिकल 19 है यानी स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की जा रही है, यानी यही फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ये चीज यहाँ क्लियर तरीके से लिखी गई है। ठीक है, याद रखना, आर्टिकल 19 सेम आर्टिकल 32 सेम आर्टिकल 368, ये मूल संरचना को बचाने वाले आर्टिकल होते हैं। इसके अंदर आप संशोधन नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर है कि भैया उपरोक्त सभी संशोधित किए जा सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। प्रत्येक को चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन वो संभव नहीं है। आगे हम बात करते हैं। पूछा है, यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है तो राज्य विधानसभा को भंग कर देता है, वह उद्घोषणा संसद के समक्ष कितने समय में रखी जानी चाहिए और यदि संसद द्वारा अनुमोदित ना हो तो कितने समय बाद समाप्त हो जाएगी? देखो, अब इस सवाल के अंदर पूछा गया अनुमोदन की क्षमताओं की चर्चा कर रहा है कि अनुमोदन की क्षमताएं कितनी होती हैं। जो आपका राष्ट्रपति शासन होता है, जो राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिलता है, इसको कितने समय में अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? आर्टिकल 326 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सर आर्टिकल्स रट लिए हैं, बीएनएस से डर लगता है, आपके बीएनएस डर को निकाल देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, अगर मैं बात करता हूं 2 महीने में रखी जाए, 6 महीने बाद समाप्त हो जाती है, 2 महीने में रखी जानी चाहिए। यानी अप्रूवल का टाइम जो होता है, अप्रूवल का टाइम आपका
2 महीने के अंदर का होना चाहिए, और यह आपकी की सीज कब हो जाएगी, 6 महीने के अंदर ये सीज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि ये अधिकतम कितने समय तक रह सकती है, अधिकतम कितने समय तक रह सकती है। ठीक है, चलिए। नहीं 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 बच्चे, ये तो टेन्योर बता दिया आपने, गलत कर रहे हो, ये मत करो बच्चे। इसमें पूछा गया है कि कितने समय में रख जानी चाहिए। भाई 1 महीने के अंदर रख जानी चाहिए और दोनों सदनों से 2 माह में अनुमोदन होना आवश्यक है। इसका आंसर सी होगा, ना कि बी। जो बच्चे इसका आंसर बी दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, इसका आंसर सी होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जो अनाउंसमेंट किया जाता है 356 के तहत, उसको 2 महीने में अनुमोदन मिलना आवश्यक है। 2 महीने में अनुमोदन मिलना आवश्यक है, 1 महीने के अंदर रखी जानी चाहिए। मतलब दिस मस्ट बी laid within 1 month and approval by both houses in 2 months is required। सी होगा, मतलब सी होगा, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये सवाल है, पूछा जा रहा है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का है। सी ही उसका आंसर होगा, निक्की सी आंसर होगा। अंडर आर्टिकल 243D रिजर्वेशन फॉर द सीट्स फॉर SC ST इन पंचायत शैल बी प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, बट व्हाट इफ देयर इज नो SC ST पॉपुलेशन इन पंचायत एरिया। देखो, अगर हम बात करते हैं 243D जो बात करता है, ये बात करता है कि महिलाओं को आरक्षण होगा, महिलाओं को 1/3 का आरक्षण दिया जाता है, 1/3 इसके अंदर आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। इसके अलावा SC ST के लिए भी अलग से आरक्षण रखा जाता है। तो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पर ये क्रिएट होती है, पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पर ये क्रिएट होती है कि आप हमें जरा बताइएगा कि जो यहां पर आप स्थिति वर्णित कर रहे हैं, अगर पंचायतों के क्षेत्र के अंतर्गत, पंचायतों के क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कि यहां पर कोई हो ही ना, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, क्या आरक्षण दिया जाएगा? अगर SC ST है ही नहीं तो आरक्षण दिया ही नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है, उस पंचायत में कोई आरक्षण नहीं होगा। देखो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी नहीं बचेगी। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा बी। ठीक बात, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा विवाद शामिल नहीं है? बहुत बढ़िया। देखो, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन आपको देखने को मिलता है, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन आपको देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट का, वो आर्टिकल 131 में देखने को मिलता है, 132 में देखने को मिलता है कुछ विशेष मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले का जाना। आर्टिकल 133 में देखने को मिलता है क्रिमिनल केस का हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना। ठीक बात। और इसके बाद आर्टिकल 134 में देखने को मिलता है किसी सिविल मामले का हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना। ये मैटर पूरा आपको देखने को मिलता है। 131 में आपका मूल क्षेत्राधिकार होता है, जैसे फंडामेंटल राइट होते हैं। दूसरा इसके अंदर एक और केस होता है, जैसे यूनियन वर्सेस स्टेट, यूनियन वर्सेस स्टेट या स्टेट्स के केस भी आपके होते हैं, स्टेट्स या स्टेट का केस भी होता है, और स्टेट वर्सेस स्टेट का केस भी होता है, स्टेट वर्सेस स्टेट के केस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार के मामले आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत सरकार बनाम एक या एक से अधिक राज्य, ठीक है, ये होगा भारत सरकार और एक से एक अधिक राज्य बनाम अन्य राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, 2 नागरिकों के बीच मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। बच्चे नॉट इंक्लूडेड पूछा जा रहा है, 2 नागरिकों के बीच मौलिक अधिकार का उल्लंघन। ये जो पॉइंटर है इसमें डायरेक्टली नहीं आ सकता। देखो बात क्या है, यह क्यों नहीं आ सकता पूछते हैं सर। ये तो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा, भारत सरकार बनाम एक से अधिक राज्य, भारत सरकार और एक या अधिक राज्य बनाम अन्य राज्य। ये जो चीज होती है आपकी, इसके अंदर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली इसके अंतर्गत नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर फंडामेंटल राइट यहां होते हैं बट एक्सक्लूसिव नहीं है। फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं बट ये एक्सक्लूसिव नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के मामले हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। इस वजह से ये ओरिजिनल में तो आते हैं परंतु यह एक्सक्लूसिव नहीं होते, परंतु फंडामेंटल राइट्स यहां पर एक्सक्लूसिव नहीं होते और इस वजह से बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस हम इसको शामिल नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस हम इसको शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला सवाल है, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड 4 और 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये खंड क्या कहते हैं? देखो, मिनर्वा मिल्स केस के अंतर्गत ये कह दिया गया था कि जो 368 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट पॉइंट पूछा जाता है मिनर्वा मिल्स केस में कि इसको अकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों घोषित कर दिया गया, इसके पीछे का कारण क्या था? फटाफट बताइए। देखो, जो 368 का 4 था, ये कहता है कि भाई एक जो
आपकी संसद होगी वो जितना चाहे उतना संशोधन कर सकती है। यह आपको कब देखने को मिला था सर? ये 39 संशोधन 1975 में आपको ये देखने को मिला है, इस वजह से इसको हटा दिया गया। दूसरा है न्यायिक समीक्षा की शक्ति समाप्त हो जाती है। 5 के अंदर बताया जाता है कि कोई भी फैसला अगर दिया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। ये दोनों ही मैटर 4 और 5 368 के अंदर 39वें संविधान संशोधन 1975 में हुए थे, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको याद रखना। करेक्ट आंसर वुड बी डी। ब्लॉगर गोरखपुरिया कैसन बा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 110 के तहत किसी विधेयक को धर्म विधेयक घोषित करता है लेकिन वास्तव में वह धन विधेयक नहीं है तो क्या होगा? अगर राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया किसी भी बिल को मनी बिल 110 के अंतर्गत, बट एक्चुअली में वो मनी बिल नहीं है, तो ऐसे केस के अंतर्गत आपको क्या परेशानी आपको देखने को मिल सकती है? फटाफट बताइए, बताओ। राष्ट्रपति ने कोई डिसीजन लिया, हो सकता है वो डिसीजन गलत हो, ये चीज आपको देखने को मिलता है। जो बच्चा इस सवाल को करत बानी समझत रहे कि बहुतन बुद्धि लिया बैठे, जो ना करत बानी घर जाके सोती बाबू। ये मैंने नई चीज सीखी है, घर जाके सोती बाबू, घर जाके सोती बाबू, ये मैंने अभी नई चीज सीखी है भोजपुरी में। ठीक है, हरियाणवी तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरी टोन है वैसी, तो वो मुझे सीखनी नहीं पड़ती। ठीक है, याद रखना, घर जाके सोती बाबू। जो सवाल पूछत रहे, जो सवाल यूपीपीएससी का हो रहा है। अब इसके अंतर्गत बात करें, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। थोड़ी सी भी अगर तुम बुद्धि लगाते तो शायद तुम इसमें सही सवाल को जान सकते थे। बात को समझना, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट किसी चीज को डिक्लेयर करके भेज रहा है कि अगर फिर हम एग्जीक्यूटिव में इसका ऑर्डर देखते हैं, अगर हम इसका एग्जीक्यूटिव में ऑर्डर देखते हैं डुग्गू, तो हमें पता लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के काफी नीचे स्तर पर है, तो इसके द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन राष्ट्रपति के डिसीजन को सरपास नहीं कर सकता, स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है ये जुडिशियल रिव्यू का यूज कर देगा आर्टिकल 137 का, और ये देखेगा कि कोई भी कार्य जो किया गया है, वह कार्य अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, तो वह रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बुंदेलखंडियां थोड़ी थोड़ी आती है। चलिए, आर्टिकल 246 ए 279 ए एडिट किए जाते हैं संविधान के संशोधन में, कब किए गए थे? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019। आर्टिकल रिलेटेड सवाल आपके भौकाल पूछे जा रहे हैं, फटाफट बताइए। 100 रुपए के सुपर चैट आते हुए सवाल पढ़ना पड़ेगा। सर मेरा नाम अरुण है, यूपी पुलिस में कार्यरत हूं, इतने ड्यूटी के बावजूद आपकी क्लास ले रहा हूं प्रीमियम कंटेंट देने के लिए। रवि प्रकाश यादव, ओए होए, रवि प्रकाश यादव जी आपका बहुत बहुत आभार। 100 रुपए का जो नेक आपने मुझे भेजा है, मजाक से हटके मैं बता रहा हूं, आप आइएगा कभी, आपके लिए अलग से कॉफी के साथ अलग से काजू मंगाए जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ये किस में था? 110 के 3 में आपको 110 के 3 में लिखा हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन ये प्रेसिडेंट से ऊपर नहीं हो सकता। इस बात को समझ लो, जान लो, पहचान लो, वरना तो तुम्हारा खेल खराब हो जाएगा। मैंने बता दिया यहाँ पर 246 ए 279 ए ये संविधान के संशोधन के अंदर ऐड किए गए थे, ये इनके बारे में बात करते हैं। चलिए, 101वां संविधान संशोधन था। 246 में बताया जाता है कि जो जीएसटी है, यहां पर बताया जाता है जो जीएसटी आपको देखने को मिलती है, जीएसटी कौन करंट लिस्ट में आएगा, इस पे पूछा जाता है। जीएसटी कौन करंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, कौन करंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और 279 में बताया जाता है, मतलब समवर्ती सूची में, इसके अंदर बताया जाता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। इसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में? जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया जाएगा। 100वें संविधान संशोधन में भूमि अधिग्रहण, बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता, 3 बीघा कॉरिडोर आपका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। 102 में जो आपको देखने को मिलता है एनसीबीसी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और 103 ईडब्ल्यूएस देखने को मिलता है, 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। अगला सवाल, एसआर बोम्मई केस 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन से दिशा निर्देश दिए थे, इसके बारे में बताइए। कुछ एक दिशा निर्देश हैं जो एसआर बोम्मई केस के अंदर दिए गए हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है। वह आपके कौन सी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी जो इस केस के अंदर कही गई थी, फटाफट बताइए। वाह भाई, ध्यान से पढ़िए, आप दरोगा बन जाएंगे। नहीं, मैं खुद चाहता हूं कि रवि प्रकाश दरोगा बने, और मैं सबको चाहता हूं कि आप में क्लास के अंदर मौजूद हर एक छात्र दरोगा बने। ठीक, चलिए फटाफट बताओ क्लास को। अब तुम क्लास को लाइक तो कर लो, है क्लास को लाइक कर लीजिए फटाफट। चलो, अब मैं बात करता हूं यहीं पर। पूछा है एसआर बोम्मई केस 1994 है, ये गाइडलाइंस बताइए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी
ताकि मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 को रोका जा सके। आर्टिकल 356 के इस चीज को रोका जा सके उसके बारे में बताइए। एक बच्चा थोड़ा दिमाग का तगड़ा इस्तेमाल करते हुए कह रहा है सर आप एक किताब का नाम लेके कह रहे हैं, आप उससे पढ़ाते हो। वो तनिक थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके आप ये समझना कि बाबू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सवाल है, इसमें से कुछ मेरे सवाल होते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो बाबू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर जगह सेम ही है ना। और तुम नहीं, तुम्हें स्मार्ट बनना है, हीरो बनना है तुम्हें। बेटा हीरो मत बना करो, महिला मित्र के सामने हीरो बना करो, मेरे सामने हीरो मत बना करो। ये देखो तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगा, फिर वो भी कहेंगे ठीक है। राज्यपाल की रिपोर्ट न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। राज्यपाल ने कोई रिपोर्ट दिया गया है तो चेक किया जाएगा कि सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से पहले राज्य सरकार को अवसर देना होगा, बिल्कुल देना होगा। विधानसभा को भंग तुरंत नहीं किया जा सकता, करेक्ट है। सारी की सारी बातें इनके द्वारा कही गई थी, बट इसको माना नहीं था, अवसर देने वाली बात को माना नहीं गया था। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल ये रहा, इफ ए पर्सन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डबल जियोपार्डी। अगर पूछते यदि किसी व्यक्ति को 20 के 2 के तहत दोहरे दंड डबल जियोपार्डी से संरक्षण मिला है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर किसी व्यक्ति को डबल जियोपार्डी से संरक्षण मिलता है कि भैया उसके ऊपर दोहरा दंड उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा, तो उसके संदर्भ में आप मुझे बताइए दोहरे दंड के संदर्भ में आपको क्या चीज देखने को मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूपीएसआई के अंदर ये बैच आपको मतलब यूपीएसआई के अंतर्गत 22 दिसंबर 2017 में सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला है। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो इसके अंदर क्या सही है सर? देखो मैटर क्या है, 20 के 2 के अंदर क्या मुकदमे का कोई उल्लेख है? क्या 20 के 2 के अंतर्गत मुकदमे का कोई उल्लेख आपको देखने को मिलता है? फटाफट इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा यहां बुद्धि लगाने की बात है बच्चे। मुकदमा चलाया जाना या नहीं चलाया जाना निर्भर नहीं करता, मुकदमे का चलाया जाना बीएनएसएस में निर्भर करता है। यह चीज संवैधानिक नहीं है। जिस बच्चे को लगता है डी है बहुत गलत सोच रहा है, इसके अंदर केवल ए सही है, ओनली ए इज करेक्ट। मतलब सी ऑप्शन या ए ऑप्शन में से कुछ भी आप कर लेंगे, या आप इसमें सही मान सकते हैं। ठीक है, बोथ नहीं होंगे। अब मुकदमा चलाया जाना बीएनएसएस के अंदर आता है, तो मुकदमे को चलाया जाना ना चलाया जाना डिपेंड ही नहीं करता। मुकदमा 10 बार भी चल सकता है पर सजा नहीं मिल सकती। ठीक है, घर जाके सोती बाबू। ये लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल आपको देखने को मिलता है जो सस्पेंड नहीं किया जा सकता? ऐसा आर्टिकल 359 में राष्ट्रपति अपने लेखों के अंदर व्यक्त करता है। ठीक है सर, बीएनएसएस तो पूरा करा दो भाई, क्लास है रात को 10:30 बजे, छाती में लोहा ले रखा है इसलिए रात को भी क्लास लेता हूं। ठीक है, क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, चलिए बहुत तगड़े लेवल पे खेल रहे हो बेटे, तगड़े तरीके से सवालों का जवाब भी दो। आज सवालों का लेवल ज्यादा है तो हंस गए तुम है। चलो अगर मैं बात करता हूं 20 और 21 को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, 14 और 19। देखो 19 स्वतः समाप्त होता है, 19 के अलावा अगर कोई और समाप्त करना पड़ेगा तो उसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत होती है। लीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही है आर्टिकल 15 के बारे में? यह केवल राज्य पर लागू होता है। 93वें संविधान संशोधन ने शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति दी थी। धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति देता है। इसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान नहीं है। पूछा गया है कि कौन सा आपको सही देखने को मिलता है। आर्टिकल 15 के कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आपका सही है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। थोड़ा इसके बारे में आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही देखने को मिलता है। सर देख तो बात करते हैं। सर क्या आर्टिकल 15 यूटी में लागू नहीं करता? मैं दिल्ली में हूं वर्तमान में, वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं लेकिन वर्तमान में मैं दिल्ली में रह रहा हूं। क्या दिल्ली में आर्टिकल 15 लागू नहीं करेगा? सर दिल्ली में भी आर्टिकल 15 लागू करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ओनली टू स्टेट नहीं हो सकता, स्टेटमेंट गलत है। इट अप्लाई ऑन इंडिया, तो इंडिया में हर जगह लागू करेगा। दूसरा है धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता। देखो इसके अंदर एक चीज दी गई है, लिंग जाति धर्म वर्ग। लिंग जाति धर्म आ गया ना भाई, तो धर्म के आधार पर विभेद नहीं होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। ये इसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान नहीं है। अगर मैं बात करूं 15 का 3 जो होता है वो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करता है। ऑब्वियस ही बात है। तो स्टेटमेंट जो है 93वें संशोधन ने शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति दी थी, परफेक्ट है। 93वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसके अंदर विशेष प्रावधान दिए गए हैं और कहा गया है कि भैया शैक्षणिक संस्थानों में SC ST के लिए रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, समझिए। सवाल लीजिए अगला, एक 16 का 4th B किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है? आर्टिकल 16 का 4B वाज एडेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट?
16 का 4th का बी आपका कब जोड़ा गया है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, इसको कब जोड़ा जाता है, फटाफट बताओ सर। 16 के 4 का बी आपका जो जोड़ा जाता है, इसमें समझिएगा जो दुर्बल वर्ग है, ठीक है, कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्गों के लिए आपको देखने को मिलता है। 81वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, कमजोर वर्गों के लिए यह जोड़ा गया था कि कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरी के अवसर में समानता रहेगी। यह आपका 81 में देखने को मिलेगा। कमजोर वर्गों को ठीक है, सरकारी नौकरी में सरलता रहेगी, सरकारी नौकरी में विशेष प्रावधान रहेंगे, सरकारी नौकरी में विशेष प्रावधान रहेंगे बाबू, विशेष प्रावधान रहेंगे। तो ये चीज आपकी यहां पर डेवलप की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, परफेक्टली आप इनके बारे में याद रखना, तगड़े तरीके से इनके बारे में याद रखना, ठीक है, भूलना बिल्कुल भी नहीं। अगला सवाल है, ओरिजिनली हाउ मेनी फ्रीडम्स वर इन अंडर आर्टिकल 19 एंड आर नाउ। शुरुआत में आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। कमजोर वर्ग मतलब वजन में कम नहीं बेटा, कमजोर वर्ग यानी जो सामाजिक दृष्टिकोण से दलित माने जाते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े माने जाते हैं, वो सभी कमजोर वर्ग आपको देखने को मिलते हैं। 19 के अंदर पहले कितने थे, अब आपको कितने देखने को मिलते हैं। देखो इसके अंदर आपको देखने को मिलता था 19 फर्स्ट का ए बोलने की आजादी, 19 फर्स्ट का बी ये था शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होने की आजादी, 19 फर्स्ट का सी संघ बनाने की आजादी, 19 फर्स्ट का डी भारत में कहीं भी घूमने की आजादी, 19 फर्स्ट का ई आप केवल भारत में घूम नहीं रहे हैं, भारत में कहीं भी बसने की आजादी, 19 फर्स्ट का एफ भारत में कहीं पर भी संपत्ति खरीदने की आजादी, यह वर्तमान में खत्म हो गया। इसके बाद 19 फर्स्ट का जी, ये क्या होता है, तो 19 फर्स्ट का जी आपको देखने को मिलता था कि सर इसके आधार पर आप अपनी आजीविका को चुन सकते हो, लेकिन इस चीज को समाप्त कर दिया गया। इसको कब समाप्त किया गया था, सो 44th CAA के द्वारा 1978 में इसको रद्द कर दिया गया था, तब के बाद ही चीजों को इस तरीके से देखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 31, यह आपकी दादालाई संपत्ति है। 19 फर्स्ट का एफ यह आपके द्वारा खरीदी गई संपत्ति है। दोनों ही प्रकार की संपत्ति को रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल है, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आपको देखने को मिलता है। 21A आर्टिकल 45 किस वर्ग के लिए है, आर्टिकल 51A किस वर्ग के लिए है, ये भी बताते चलिए, खुल के खेलना है 51A का के। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, आप में से कितने ऐसे बच्चे जो अयोध्या से हैं, अयोध्या से आप में से कितने बच्चे हैं जो अयोध्या से हैं, वर्तमान में अयोध्या से कितने बच्चे बिलोंग करते हैं, फटाफट बताओ, अयोध्या से कितने बच्चे हैं, खुल के खेलिए। खरीदी तो नहीं जाएगी, दादा लाई। देखो अगर हम बात करते हैं 45 में आपको देखने को मिलता है, एज ग्रुप आपको कितना देखने को मिल जाएगा, 0 to 14, इसमें 6 to 14 है, यानी आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष आयु के बीच में है, उन सभी को 6 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उन सभी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनको एजुकेशन दिलाना आपकी जिम्मेदारी होगी। 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन जैसे स्कूल बनाना जरूरी होगा, किसके लिए, कि राज्य सरकार के लिए जरूरी होगा। ठीक है, चलिए देखो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के समक्ष कितने समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखो यार बात क्या है, ये पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एडवाइजरी बोर्ड विद इन हाउ मेनी टाइम। एडवाइजरी बोर्ड के सामने यह कितने समय में प्रस्तुत हो जाना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फटाफट से बताइए। एडवाइजरी बोर्ड के सामने कितने समय में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी एक व्यक्ति को अगर एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाता है, प्रिवेंशन डिटेंशन का मतलब है एनएसए लगती है किसी पर, एनएसए 1980 किसी पर लगती है, तो उसको मैक्सिमम एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन के बगैर कितने दिनों तक रख सकते हैं, विदाउट परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, विदाउट परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, विदाउट परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड कितने समय तक रखा जा सकता है। तो विदाउट परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन के बगैर, एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन के बगैर आप 3 महीने रख सकते हो, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन से आप 12 महीने तक रख सकते हो। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, खुल के खेलो। अगला सवाल ये रहा, अगला है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 किससे संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, कल्चर 29 से 30 है,
और संवैधानिक उपचार 32 है। करेक्ट आंसर है बी। लेकिन आप मुझे बताइए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है, तो ये जो अल्पसंख्यक है, इन अल्पसंख्यकों का आधार क्या है? ये किस आधार पर अल्पसंख्यक आपको देखने को मिलते हैं? ठीक है, चलिए, कुछ जो अयोध्या से उनके लिए विशेष प्रावधान नहीं, अयोध्या आने का विचार था, इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं अयोध्या आ सकता हूं, अयोध्या आने का विचार था। हमारे यहाँ थोड़ा सा माना जाता है कि मकर संक्रांति पर अगर अयोध्या के दर्शन होते हैं तो थोड़ा उसको पवित्र मानते हैं, और हम इस प्रकार की चीजों में मानते हैं। हाँ, हम बहुत मानते हैं। अरे अकलेश डट जा। ठीक है, चलिए, ठीक है, बढ़िया। फोर्टीन का ही प्लान था, 14 का सुबह सुबह। हाँ, 14 का सुबह सुबह जाके आरती में सर झुकाए आएंगे भैया हैं। ठीक बात, ठीक है, याद रखिएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 आपको देखने को मिल जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित है? विच आर्टिकल रिलेट टू अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी? अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 17 में देखने को मिल जाएगा। 14 जो आपको देखने को मिलता है, यह है आपका किसका? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के समक्ष सब समान होंगे, किसी प्रकार का कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आर्टिकल 15 के अंदर बताया गया है कि भाई सभी के अंदर समानता, किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 254 आपको देखने को मिलता है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंदर जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, संघ सूची में कितने विषय थे मूल रूप से? अच्छा, मैं बताऊं, एक शिक्षक है, मैं नहीं जानता क्या नाम है, जो भी है, ठीक है, मैं नहीं जानता, ज्यादा मैं इस बारे में चर्चा भी नहीं करता, किसी शिक्षक की बुराई भी नहीं करता। कोई शिक्षक है जो मेरी क्लास के स्क्रीनशॉट अपनी क्लासों में लगा रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने कोई भी स्टेटमेंट दिया तो उस स्टेटमेंट को काटने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये सब पता नहीं क्या ही है, मतलब मैं कह रहा हूं कि यार किस तरीके की ये भावनात्मक क्या चित्रण दिखाना चाहते हैं। देखो, हम जीएस पढ़ा रहे होते हैं, कई बार मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ जी जो ऐसे है सटीक है। देखो, कई बार क्या होता है कि पॉइंटर्स के अंदर मिस्टेक हो जा रही होती है, बट मैं उसको साथ के साथ सही चलाता है, मतलब मैं उसको हमेशा सही करके चलता हूं। आज तक मैंने कोई भी स्टेटमेंट आपको गलत नहीं बताया। तो उनका कहना यह है कि वर्तमान में जो इसके अंदर विषय है वो शुरुआत में 96 थे, जबकि उनका गलत है। वो मुझे गलत करने के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो ये बताने के चक्कर में कि 97 नहीं, क्योंकि जीतने 97 बता रखे हैं तो ये 97 नहीं है, ये इतने होंगे। मैं ले भैया, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ये 97 ही है, और वर्तमान में लगभग 100 आपको देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान में आपको कितने देखने को मिल जाएंगे? 100 देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा उन शिक्षक का भी भला हो, और उन शिक्षक को अगर ऐसा लगता है कि मेरा फोटो देखकर बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है, आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद है कि आप चीजें अच्छे तरीके से रहे। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखना। अब है भाई, आप इंस्टा पे मैसेज कर देना, ठीक है, स्कॉर्पियो भेजने की जरूरत नहीं है। हम भाई इतने बड़े आदमी नहीं है, बहुत साधारण तरीके से नॉर्मल लाइन में आ जाएंगे, दर्शन ले लेंगे। ठीक है, वर्तमान में आपको 100 देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ राज्य सूची के बारे में, राज्य सूची के अंदर कितने आपको देखने को मिलते हैं? राज्य सूची में 66 थे पहले, अब 61 है। संवर्ती के अंदर कितने थे? संवर्ती के अंदर आपको विषय कितने देखने को मिल रहे थे? सर पहले आपके 47 थे, आज की डेट में 52 है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल है। आगे हम बात करते हैं, राज्य सूची में कितने विषय थे मूल रूप से? मूल रूप से मैंने बताया 66 थे, वर्तमान में आपके कितने? 61 है। वर्तमान में 61 है, मूल रूप से 66 थे, याद रखेंगे। चलो अगला सवाल है, संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? सर मूल रूप से पूछा है, मूल रूप से थे 47, वर्तमान में 52 है, वर्तमान में 52 है। अगला सवाल ये रहा, अंतरराज्य परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अंतरराज्य परिषद के बारे में पूछा जा रहा है, उसके बारे में आपको बताना है कि सर प्रोविजन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में है, और 256 में आपको देखने को मिलता है। अगर किसी भी मामले के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर केंद्र व राज्य, किसी भी मामले के ऊपर केंद्र व राज्य दोनों विषय बनाते हैं तो केंद्र का कानून अधिक प्रभावी होगा। 280 में फाइनेंशियल कमीशन है, 352 में राष्ट्रपति शासन है। यही सवाल आपको देखने को मिला था। इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित 3 समितियां हैं, पीवी राजमन्नार समिति 1969, सरकारी समिति 1983, मदन मोहन पुज्य समिति 2007। कमाल की बात आपको यहां देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए, ठीक है
कि भाई 263 के अंदर ये जो अंतरराज्य परिषद बनती है, इसको 1990 में बनाया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको पीएम देखने को मिलते हैं, और पहले पीएम जो थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? अखिल भारतीय से मुझे कुछ एक याद आता है, अखिल भारतीय विधायी परिषद कब बनी थी? अखिल भारतीय विधायी परिषद कब बनी? अखिल भारतीय विधायी परिषद आपकी कब बनी थी? बताइए, अखिल भारतीय विधायी परिषद आपको कब बनी थी? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको कब देखने को मिलती है? ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए चलिए, चंद्रप्रभा। हाँ, एक बच्चे कह रहे हैं 315, इतना मारूंगा ना 315, ध्यान नहीं देते तुम, 312 है। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में पूछा। 315 में यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये चीजें देखने को मिलती हैं। थोड़ा तनिक तो बुद्धि का प्रयोग किया होते। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। वाटर डिस्प्यूट इसी में, वाटर डिस्प्यूट 262 में है, कब बुद्धि आएगी तुम में है? चलिए आगे हम बात करते हैं। सर इतना इनफ है एसआई के लिए? अरे एसआई मैं थोक के रेट में इस बार एसआई बनाने वाला हूं, क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, थोक के रेट में एसआई बनाऊंगा। अगला सवाल ये रहा, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत आपको देखने को मिलता है? आर्टिकल 280 में आपको देखने को मिलता है कि इस बार आपको फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था किस आर्टिकल के तहत? 280 आर्टिकल के तहत ये कॉन्स्टिट्यूट आपका हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, तगड़े तरीके से याद रखना। ठीक है, चलो अनुपम, कोई बात नहीं, छोड़ दो। 266 में आपको देखने को मिलती है संचित निधि का उल्लेख है, संचित निधि का उल्लेख है आपका। ठीक है, 275 में दिया जाता है केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए गए कुछ अलग से धनराशि। केंद्र द्वारा राज्य को दी गई धनराशि, केंद्र द्वारा राज्य को दी गई धनराशि, राज्य को दी गई धनराशि आपको देखने को मिल जाएगी। धनराशि आपको जो देखने को मिल जाएगी, जो व्यय है कुछ। ठीक है, यानी अलाउंसेस बाय द सेंटर टू स्टेट, अलाउंसेस बाय द सेंटर टू स्टेट, अलाउंसेस बाय सेंटर टू स्टेट आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यानपूर्वक तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अगला सवाल ये रहा, वित्त आयोग कितने वर्ष में एक बार गठित होता है? बताइए, वित्त आयोग कितने वर्ष में एक बार गठित होता है? पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? वर्तमान में वित्त आयोग कौन सा चल रहा है? अगला वित्त आयोग कौन सा होगा? इसके बारे में पूरी जानकारी मैं चाहूंगा कि आप मुझे दें। सवाल का नंबर कौन सा है? सवाल के बारे में आज यार तुम्हें ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आज स्लाइड का नंबर खराब हो गया है। तो बताइए तगड़े तरीके से, घर जाके सोती बाबू। अरे हरियाणवी में 2 शब्द किए क्या हो यार? हमने जो बात पूछनी हो, जिससे पूछनी हो, न्यू बताओ, कैसे न्यू पूछनी है बता दूंगा भाई। ठीक है सर, आई एम संस्कृत टीचर, गणी अच्छी बात है भाई, हो तो गणे अच्छे लाग रहे हो थम भी है। चलो एक बार सारे के सारे जन मिलकर एक बार क्लास ने लाइक करके आगे बढ़ावेंगे, फिर देखो तुम। ठीक है, देखो अगर हम बात करता हूं वित्त आयोग के बारे में, 5 वर्ष के लिए गठित होता है। आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया। कहा? आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में जिक्र किया गया। किसके बारे में? फाइनेंस कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं इसी के लिए, पहले 1951 में फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। प्रथम अध्यक्ष की अगर मैं बात करते हैं, प्रथम अध्यक्ष आपको जो देखने को मिल जाएंगे दैट इज केसी नियोगी। केसी नियोगी आपको देखने को मिल जाएंगे। 16वां वित्त आयोग जो आपको देखने को मिल रहा है, जो आपको 2026 से लेकर 31 तक देखने को मिलेगा। इसके हेड आपको कौन देखने को मिल रहे हैं? दैट इज अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया आपको देखने को मिल रहे हैं। अरविंद पनगड़िया आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा इनके बारे में भी याद रखना, अरविंद पनगड़िया के बारे में थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत की अक्षमातिक निधि किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? 112 में आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसको बजट बोलते हैं। जिसका मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 266, यह संचित निधि है। संचित निधि है, संचित निधि पर अधिकार किसका होता है? संचित निधि यह किसके अधीन काम करती है? यह किसके अधीन होती है? यह किसके अधीन होती है? तो बताइए बाबू, यह किसके अधीन आपको देखने को मिलती है? यह किसके अधीन आपको देखने को मिलती है? बात करते हैं किसके अधीन है, तगड़े तरीके से आपको पता लगेगा। 267 यह राष्ट्रपति के अधीन काम करती है। यह किसके अधीन काम करती है? सर यह राष्ट्रपति के अधीन काम करती है। राष्ट्रपति के अधीन काम करती है। इट वर्क्स अंडर प्रेसिडेंट। इसके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट है 280 फाइनेंस कमीशन है।
पूछा है अक्षमातिक निधि, इसकी लिमिट कितनी है? 500 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ इसकी लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। दिस इज इट्स लिमिट, यह है इसकी लिमिट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, पहले तरीके से कॉन्टिजेंसी 267 में है, बता दिए ना बाबू। इसको अक्षमातिक निधि भी बोला जाता है। ठीक है, आपके क्लास यूट्यूबर भी देखने आते हैं। लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड 352 है। देखो ये सवाल नहीं है लेवल का, इस सवाल को मैं समय ही नहीं लूंगा, आपका टाइम बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 आपको देखने को मिलता है। एक आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, 365 में आपको देखने को मिलता है। कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत है? 356 के तहत है। वित्तीय आपातकाल कहां पर है? 360 में है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 352 में क्या महत्वपूर्ण योगदान किया गया था? आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य की गई, संसद अनुमोदन की आवश्यकता की गई, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे काम आपको यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 368 में है। यह आपकी जो प्रोसीजर है, इसको अफ्रीका से उठाया गया है, दक्षिण अफ्रीका से इसको उठाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 356, 360 और 370। 370 आपको जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है जो वर्तमान में रद्द किए जा सकते हैं आंशिक तौर पर। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल है। संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ था? इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये जो मूल ढांचा संविधान का आया है, ये किस मामले में देखने को मिला है? खुल के खेलो, एक बार लाइकों को 500 के पार करा देते हैं। देखिए, अगर आप सभी लोग अभी ताबड़तोड़ तरीके से लाइक कर देते हैं तो 500 के पार लाइक हैं। तो चलिए, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ क्या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बोली जाती हैं, उड़े बाल का ने जाने से दादा के नाम थे, बुढ़ा के भी इज्जत ये खुल के करें। ठीक है। ये हमारे यहाँ बोला जाता है। एक गाना है, रूट्स करके एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है, ठीक है, बढ़िया लगता है मुझे तो। ठीक है, चलो, वो ऐसे है कि तेरे तेरे शहर की सड़क भूल जा तो गम्मा में सुआड़ी देख के, तो बढ़िया गाना है कति। ठीक है, गमी, हाँ, तेरी शहर की सड़क भूल जा गम्मा के में गमी देख के, वो तो पबजी का उत्तर है तेरा, या बैठक या जमी देख के। ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। आपने शक्कर चूरमा, घी गाढ़ा कौन शक्कर में, ये खाया होगा आपने, शक्कर चूरमा खाया होगा, या आप घी वगैरह तो खाते होंगे शक्कर में, क्योंकि हमारे यहाँ खाया जाता है, ज्यादा खाते हैं हम तो। हाँ भाई साहब, हम तो भाई घनी खाया करे हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है चाल रहे। ठीक है, चलो, उड़े बालका ने जाने से दागे नाम होता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं तगड़े तरीके से। लाइकों को 500 के बार पहुंचा दीजिए, फिर मैं तुम सबके लिए घी के चूरमे का इंतजाम कराता हूं। गोरखनाथ का केस 1967 में आपको देखने को मिला था। दूसरा है केशवानंद भारती का केस आपको देखने को मिलता है। केशवानंद भारती का केस जो था भाई साहब, ये 1973 का था, और इसी के अंदर आपको बात की गई थी किसके बारे में? मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में यहीं पर बात की गई थी। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं, मिनर्वा मिल्स की बात करते हैं। मिनर्वा मिल्स का केस 1980 का था। फंडामेंटल राइट्स के अंदर, डीपीएसपी के अंदर एक मेंटेनेंस आपको यहां देखने को मिला था। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी का जो केस था, वो 1975 का था, ये सवाल कल भी आया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस वर्ष निरस्त कर दिया गया? 2019 में इसको निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद ही जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो खत्म हो जाता है। मैं सभी राज्यों के स्पेशल स्टेटस लिखवा देता हूं, थोड़ा जरूरी रहेगा। 371A बताइए, 371B बताइए, 371C बताइए, 371D बताइए, 371E बताइए, 371E बताओ, 371F बताओ, 371G बताओ, 371I बताओ, 371J बताओ। ठीक है, तो इनके बारे में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं एक एक के बारे में। 371A आपको देखने को मिलता है असम में, असम आपको देखने को नहीं, 371A आपको देखने को मिलता है नागालैंड में, नागालैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। बी है असम के अंदर, सी है मणिपुर के अंदर, डी है आंध्रा के अंदर, आंध्रा के अंदर आपको डी देखने को मिल जाएगा। ई आपको देखने को मिल जाएगा तेलंगाना में देखने को मिल जाएगा, एफ देखने को मिल जाएगा सिक्किम में देखने को मिल जाएगा, जी देखने को मिल जाएगा मिजोरम में देखने को मिल जाएगा, आई देखने को मिल जाएगा गोवा में देखने को मिल जाएगा, जे देखने को मिल जाएगा कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। ये कह दी भला, गणी तगड़ी बात कह दी मैंने है सर, आप ही सब बता दीजिए। लीजिए जी, हटो बचो कर दिया है आपको। ये सारे के सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं, स्टेट प्रोविजंस।
आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एच, एच तो बेसिक कर दिया मैंने। 371 एच के बारे में याद रखना, ये अरुणाचल में आपको देखने को मिलता है, अरुणाचल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो चलो याद रखेंगे, ताबड़तोड़ खुल के खेलो। चलो ये रहा अगला सवाल। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। 9वीं में भूमि सुधार है, ये उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की मृतिक आश्रित 2016 में एक भर्ती हुई थी, उसमें आया था। 11वीं अनुसूची के अंदर आपको देखने को मिलते ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलते नगर पंचायत। सीए नागरिक संविधान नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसने अमेंड करा है कौन सा आर्टिकल, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। ठीक है चलो, जीडी का जो रिजल्ट था भाई आ लेगा भाई, क्यों टेंशन ले होता। ठीक है चलिए, सर हमने हमेशा आपको हंसते देखा है, हंसते चेहरे दा मतलब आ नहीं सजना। ठीक है चलिए, दाल बाटी, अबे दाल बाटी चूरमा अलग होता है, जो शक्कर का चूरमा होता है वो अलग होता है, वो बाजरे की रोटी को तोड़ के बनाया जाता है, मतलब ऐसे बनाते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप कर सकते हो उसको घर में, चूरमा बनाने की ट्रिक है ये। आप लीजिएगा रोटी, लीजिएगा बाजरे की रोटी, कड़क सिकवाना उसको, जब वो ठंडी हो जाए तो उसको ऐसे पकड़ना, ऐसे मलना उसको, ठीक है ऐसे करना, फिर अपने दोनों ऐसे घी भरना, घी डालना उसके अंदर, फिर उसको ऐसे करना, उसके बाद ऐसे उसके लड्डू बनाना, फिर खाना उसको, और साथ में गुड़ डाल लेना उसमें, गुड़ गुड़ ऐसे पीस के उसमें गुड़ डाल लेना। कई बार उसमें बादाम भी पीस लेते हैं, रगड़ लेते हैं बादाम, मेजरली तो नहीं करते पर कभी कभी कर देते हैं। ठीक है चलिए, चलो जी इसके अंदर सीए जो आपको 2019 का देखने को मिलता है, इसके अंदर किस में संशोधन किया गया था बात कर लेते हैं। बच्चा बहुत ध्यान से समझना कि आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1955 का, इसके अंदर समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, और वो समय समय पर संशोधन कब कब हुए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है चलो, तो हम बात करते हैं तगड़े तरीके से। सर सबसे पहले सीए 1955 में आपको देखने को मिलता है, 1986 में संशोधन, पहला संशोधन, अगला संशोधन पहला 1986 में हो गया था, दूसरा संशोधन कब हुआ। ठीक है चलो, देखो दूसरा आपका होता है 1992 में, फिर आपको 2003 में देखने को मिला, फिर 2005 में देखने को मिला, फिर 2015 में देखने को मिला, फिर 2019 में देखने को मिला। मेजर संशोधन है ये, संशोधन इसमें हुआ था, ये संशोधन आपको यहां देखने को मिला था। इनमें बात करता हूं, 5 में बताया जाता है संविधान, संविधान की शुरुआत में नागरिकता, इसमें बताया जाता है संविधान की शुरुआत में नागरिकता, यानी जिस दिन संविधान की शुरुआत होती है, संविधान की शुरुआत होती है मतलब कि संविधान की स्टार्टिंग कब होती है, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के अंदर यह जो नागरिकता है यह किस किस व्यक्ति को दी जाएगी, किस किस व्यक्ति को दी जाएगी, वो आपको आर्टिकल 5 में बताया गया। भारत में जन्मा हो, भारत में उसके माता पिता जन्मे हो, या फिर भारत में 5 वर्ष पहले से रह रहा हो। 6 में बताया जाता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, इसमें डेट दी जाती है 19 जुलाई 1948 से, जो पहले आएगा उसको स्वतः मिल जाएगी, जो बाद में आएगा उसको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन चाहिएगा तब हो पाएगी। 11 में लिखा गया है कि अगर आप नागरिकता के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन करना चाहते हो तो यह अधिकार केवल संसद को है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड साउंड किसके द्वारा कहा गया था? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ हम ग्लास से पानी पीता हूं, मैं नहीं भाई, मैं अकेला रहता हूं और मैं इसी से पानी पी ले रहा होता हूँ। ठीक है, बढ़िया रहता, टाइम बचता है। चलिए ठीक है, ये 10 लीटर थी, हाँ मान जाओ। ठीक है, हार्ट एंड सोल की हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। अगर जवाहरलाल नेहरू की मैं बात करता हूँ, नेहरू जी आपको किसी बारे में इन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं दिया था, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत ही रिट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं जो फंडामेंटल राइट की रक्षा करते हैं। हीबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटोररी और क्यू वारंटो, ये 5 प्रकार की रिट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल हम बात करते हैं, ये रहा आर्टिकल 39(1) संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वें के द्वारा जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी ने इसको जोड़वाया था 1976 के अंदर। हम देख सकते हैं इसको 1976 के अंदर, इसको हम देख सकते हैं। और कहा गया था इसके अंदर निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड के बारे में चर्चा की गई थी। किसके बारे में बात की गई थी? फ्री लीगल एड के बारे में चर्चा की गई थी, फ्री लीगल एड के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। इसके बारे में याद रखो, निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा यहां पर की गई है। ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है चलिए,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? सर 39 के डी में है। समान कार्य के लिए समान वेतन 14 में है। कानून के समक्ष समानता है और 16 के अंदर है सरकारी नौकरी के अवसर में समानता है। 41 के अंदर आपको देखने को मिलती है राइट टू वर्क, डीपीएसपी के अंतर्गत यह आपको देखने को मिलता है। राइट टू वर्क है, डीपीएसपी में आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज राइट टू वर्क दैट वर्क्स अंडर डीपीएसपी। राइट टू वर्क आपको देखने को मिलता है, डीपीएसपी के अधीन काम करता है। मनरेगा योजना इसी के अंतर्गत काम करती थी। तो ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेटेड आपको 40वां देखने को मिलता है। 243 आपको देखने को मिलता है। पंचायत से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। डिपेंड करेगा पंचायत का, जब इसके सब क्लॉज को हम देखेंगे। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 48 में है जानवरों की सुरक्षा करना और कृषि को बढ़ावा देना राज्य का कार्य है। ठीक है, याद रखना। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 में देखने को मिलती है। 43 के अंदर आपको देखने को मिलता है मजदूर के हितों का संरक्षण राज्यों के द्वारा होना जरूरी है। 45 आपको देखने को मिलता है शिक्षा के अधिकार जो राज्य में डीपीएसपी के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, 46 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है क्या भला? 40 में आपको देखने को मिलता है कि कमजोर वर्गों के अधिकारों को शैक्षणिक या सामाजिक तौर पर रक्षा करना यह एक राज्य का कर्तव्य है। इसी के तहत एक राज्य के द्वारा जो है प्रोविजंस बनाए जाते हैं आरक्षण के। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। 51 ए के मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। प्रारंभ में कहा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटी 8 जुड़ेंगी। जो स्वर्ण सिंह समिति उसने 8 के ही बारे में चर्चा किया था, लेकिन बाद में आगे चलकर सभी लोगों के समर्थन से इस चीज को चेंज किया गया और चेंज करने के बाद इंदिरा गांधी के द्वारा इनको 10 करके शामिल किया गया। वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटी 11 देखने को मिलती है। भारत के राज्य क्षेत्र का विवरण किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? आर्टिकल 1 में है भारत के संघ राज्य क्षेत्र का विवरण है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें बाकी राज्यों का जिक्र है। विदेशी राज्यों का शामिल होना। 3 है भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन होना। 4 में है अगर आपको 2 या 3 में कोई संशोधन करना है तो उसके प्रावधान 4 में दिए गए हैं। संसद के ऊपर निर्भरता है। अगर भारत किसी भूमि को विदेश में देता है तो संशोधन अनिवार्य है आर्टिकल 1 में। यदि भारत किसी विदेशी भूमि को भारत में लेता है तो जरूरी नहीं है कि यहां पर उसको शामिल किया जाए। ठीक है, याद रखना। संविधान के प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द के संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। 42वीं में बच्चे ये जोड़े गए थे। यूपीएससी 2001 में सवाल पूछा गया था। 1976 में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला सवाल। राष्ट्रपति की योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? बताइए। एलिजिबिलिटीज, क्वालिफिकेशन टू द प्रेसिडेंट। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो योग्यताएं कहां दी गई हैं? बताइए। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो योग्यताएं कहां दी गई हैं? खुल के खेलो। हिस्ट्री की क्लास जल्दी ही होगी। लल्लू प्रश्न क्यों लाए हैं? अरे यार, ये कुछ आर्टिकल्स वगैरह के लल्लू प्रश्न हो गए हैं। बाकी शुरुआत में स्टार्ट तगड़ी थी, अभी 2-4 सवाल निकलेंगे, उसके बाद तगड़े सवाल आ जाएंगे, जैसा हमारी क्लास का हमेशा से ट्रेडमार्क रहा है। हम लल्लू सवाल कभी नहीं कराते, घिसे पिटे लल्लू सवालों को हम नहीं कराते। ये आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थे तो मुझे कराने पड़ रहे हैं। 58 में बताया जाता है इसकी कंडीशंस के बारे में। 52 में राष्ट्रपति का पद होगा। कोई भी बच्चा किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ता हो जो मुझे बताएगा भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही क्यों है, उसको मेरी तरफ से मैकबुक इनाम में दिया जा सकता है। मैकबुक कहां पड़ा है? ये मैकबुक आपको इनाम में दिया जा सकता है अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हैं तो, कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही क्यों होता है, तो यह आपको मिल सकता है। आप इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सवाल का जवाब सही होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। लीजिए, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? कांस्टेबल प्री 2013। अगर पूछा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है। प्रक्रिया क्या होती है? किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। ध्यान से समझना, किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि वह अगर किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, इसके लिए शुरू करने के लिए 25% सदस्यों की आवश्यकता पहले ही है, और दोनों सदनों से अगर आप इसको पारित कराना चाहते हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता इसमें रहती है। यह भी कंडीशन इसके अंतर्गत दी गई है। ठीक है, समझे? ठीक है, चलिए। 61 आपको देखने को मिलती है। 62 के अंदर बताया जाता है राष्ट्रपति का रिक्त पद। राष्ट्रपति की पद रिक्ति कितने समय में भर जानी चाहिए? राष्ट्रपति की पद रिक्ति कितने समय में भर जानी चाहिए? तो राष्ट्रपति की पद रिक्ति कितने समय में भर जानी चाहिए? कितने समय में भर जानी चाहिए? कितने समय में भर जानी चाहिए? भर जानी चाहिए, जानी चाहिए। तो पूछा जा रहा है राष्ट्रपति की पद रिक्ति कितने समय में भर जानी चाहिए, तो फटाफट से बताइए।
ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है। अनुपम टेंशन मतलब सर, इसके लिए बताया गया 6 माह का टर्म है, ठीक है। इसके अंदर 62 के बी की चर्चा की जा रही है, इसकी चर्चा की जाती है। एक्सेप्ट हो गया। 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस चीज को दिलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राष्ट्रपति किसे क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? 72 में आपको देखने को मिलती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 74 में आपको देखने को मिलती है। काउंसिल पीएम, इसमें पता लगती है कि कार्यकारी कार्य मंत्री परिषद द्वारा होगा, मंत्री परिषद द्वारा होगा, राष्ट्रपति की सलाह पर, प्रेसिडेंट की एडवाइस पर होगा, प्रेसिडेंट एडवाइस पर होगा। और यहां पर जो आपको राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्य मंत्रिपरिषद देखने को मिलती है, यह सलाह किससे लेते हैं? सर जी, ये सलाह लेते हैं हमेशा ही एक प्रेसिडेंट से, ये सलाह लेते हैं प्रेसिडेंट से, सलाह आपके लेते हैं, याद रखना। 76 में अटॉर्नी जनरल है, 78 में हमारे प्रधानमंत्री पद की शक्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, याद रखना। ये आपको इंपोर्टेंट देखने को मिल जाएगा। धालीवाल साहब डट जाओ थम, सवाल है ना, जवाब दे लो थम है। Is this class helpful for PCS? Yes, this class is helpful for PCS as well. And I will definitely take some batches regarding that, but it will have some time, so then we will take that. Currently, you have to study about the UPSA and the UP Police Constable. If you are going through that, then you must have to attend this class. Now we are moving further. अगले सवाल की तरफ देख लो भैया। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ये भी यूपीएसआई के अंदर है। मतलब कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका कार्य क्या होगा? कार्य होगा वह राष्ट्रपति को सलाह दे और कार्यकारी कार्यों को पूरा कराए। यह चीज आपको यहां देखने को मिलती है, तो फटाफट मुझे बताइए। देश का सरपंच पद होता है राष्ट्रपति का। यार ये सवाल का जवाब, इसमें नागरिकता कहां से आई, ये बताइए जरा। ठीक है, चलो देखो, करेक्ट हम बात करते हैं इसके अंदर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड करता है प्रेसिडेंट को, ये आपको देखने को मिलता है 74 के अंदर। 72 में क्षमादान है, 53 में कि भारत की संपूर्ण कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 75 में बताया जाता है कि प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट और प्रधानमंत्री के साथ साथ उसकी मंत्रिपरिषद की अपॉइंटमेंट, ये सब आपकी किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, चलो याद हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की पद्धति से होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 में देखने को मिलता है। प्रतिनिधित्व एकल सेक्टर, सिंगल, प्रोपोर्शनल, ट्रांसफरेबल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू होता है। सेम ही प्रेसिडेंट के लिए भी होता है। ठीक है, चलिए देखो, अब हम बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी। यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं आप इंग्लिश में अभी क्यों बोल रहे थे। ठीक है, चलिए देखो यार, बात करूं, देखो थोड़ी बुद्धि के अनुसार मैं बात करूं, तुम मुझसे जिस भाषा में सवाल करोगे मैं उसी भाषा में आपको जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है खास, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ठीक है, एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में भी इंग्लिश ही बोलिए बात सबने। अरे डट जो था। ठीक है, चाहिए आइए ना हमारे बिहार में, जरूर याद रखिएगा। साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, यह आपके एक प्रकार के बहुमत का प्रकार देखने को मिलता है। डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, यह आपको एमएलए और एमपी का इलेक्शन डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इलेक्शंस आपको इस प्रकार से डायरेक्ट देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट हम बात करते हैं संसद की संरचना। 79 में देखने को मिल जाएगी संसद की संरचना। 80 में आपको देखने को मिलती है राज्यसभा, 81 में लोकसभा देखने को मिलती है, 74 के अंदर आपको काउंसिल देखने को मिलती है, मिनिस्टर की काउंसिल, एंड पीएम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। पूछा जा सकता है राज्यों से कितनी मैक्सिमम हो सकती है? राज्यों से मैक्स कितनी हो सकती है? 230। यूटी से मैक्स कितनी हो सकती है? यूटी से मैक्स कितनी हो सकती है? 20। और पूछा जाए वर्तमान में कितनी है? 245 वर्तमान में है। इसके अंदर भी ये कंडीशंस आपकी बन सकती हैं। मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पाए होंगे और चीजों को ध्यानपूर्वक समझने के लिए तैयार भी होंगे। ये लीजिए अगला सवाल, लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा के अधिकतम सदस्य की बात कर रहे हैं। यह संख्या किस अनुच्छेद में दी गई है? 81 में दी गई है लोकसभा के अधिकतम सदस्यों के बारे में। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 81 में आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? आर्टिकल 108 में सर ये राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा अध्यक्षता करता है। अब तक ये 3 बार लग चुकी है, 3 बार आपको देखने को मिल जाएगी। 1961 में दहेज प्रथा का केस था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में आपकी लग सकती है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में लग चुकी है, प्रोहिबिशन में आपकी लग चुकी है। 1978 में बैंकिंग रिफॉर्म में लग चुकी है, 2002 में कोटा एक्ट में आपको देखने को मिल चुकी है, 2023 में भी लग चुकी है, बट जब पारित हो जाएगा पूरा अधिनियम तब उसको काउंट किया है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, प्रावधान 109 में आपको देखने को मिल जाएंगे, ज्वाइंट सिटिंग 108 में है, और आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट 112 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं? 266 में है। आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में? 124 में। 129 में सीट बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। 121 में देखने को मिलता है कि भाई किसी भी परिस्थिति के अंदर कोर्ट संसदीय प्रक्रियाओं में दखल नहीं देगा, संसदीय प्रक्रिया में दखल नहीं देगा, प्रक्रिया में दखल नहीं देगा, दखल नहीं देगा, ये कंडीशन 121 में है। 131 में देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक क्षेत्राधिकार आपको देखने को मिलता है, प्राथमिक क्षेत्राधिकार देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का हमारा, उसके बारे में यहां चर्चा की जाती है। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट है अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? सिर्फ 65 वर्ष होती है। हाई कोर्ट में 62 होती है, शुरुआत में नहीं थी, 60 थी। इसको 15वें संशोधन के द्वारा 1963 में इसको 62 किया गया था। ठीक है सर, भोजपुरी भी बोलिए। अरे भोजपुरी ही तो बोलत रहे, तुम्हार बुद्धि में जा कहां रही है भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट, 129 में बताया गया है। ठीक है, याद रखिए। विशेष अनुमति क्षेत्राधिकार किस में है? स्पेशल लीव जुरिडिक्शन आपको जो देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपको कहां देखने को मिलता है? इसमें बता दीजिए। जो बच्चे बार बार लेवल कर रहे थे, मैंने बताया था बीच बीच में महालल्लू लेवल का सवाल है, बट इसे बच्चे नहीं कर पाएंगे। सब बताओ क्या करें हम? करें तो करें कहां, जाएं तो जाएं कहां? बच्चे जब इस प्रकार के सवाल को भी नहीं कर पाएंगे तो क्या किया जाएगा? स्पेशल लीव जुरिडिक्शन के बारे में बात की जा रही है। अरे डिस्क्रिमिनेटरी पावर है। अब आगे बच्चे 139, 131, बहुत बढ़िया। अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन 131 में, 32 में स्पेशल केस के अंदर किसी मामले का हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आना, 136 करेक्ट आंसर होगा। 136 के अंदर ही स्पेशल लीव ज्यूरिडिक्शन की चर्चा की गई है। आगे हम बात करते हैं, उच्च न्यायालयों की स्थापना कहां देखने को मिलती है? हाई कोर्ट्स की स्थापना आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 215 में तो नहीं देखने को मिलती। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट 216 आंसर होगा, 216 आंसर है, आंसर है। प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट का होना, हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, और 217 में हाईकोर्ट के अंदर जजों की नियुक्ति, 226 में हाईकोर्ट के द्वारा रिट। इसका आंसर 216 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर टू इशू रिट, हाईकोर्ट के द्वारा रिट 226 में देखने को मिल जाएगी। अधीनस्थ न्यायालयों का संगठन किस अनुच्छेद में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, बहुत बढ़िया, बताइए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सर आपकी पुरानी मूल विधि इनकम टैक्स कहां से पढ़े? अरे यार मैं अपलोड करा दूंगा। ठीक है, चलिए। सर एक मोहतरमा लगातार सही उत्तर दे रही हैं, वो दरोगण है क्या? भाई पता नहीं, मना बेरानी। ठीक है, लग गया, हो सके है। चलिए, चलो अगर मैं बात करता हूं, यह आपको 233 में देखने को मिलता है। पूछा भी जाता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इनमें अपॉइंटमेंट जो होती है वो किसके द्वारा होती है? सिर्फ वो अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल जाती है गवर्नर के द्वारा। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अंडर विच आर्टिकल? 155 में अपॉइंटमेंट होती है, राष्ट्रपति के द्वारा यह अपॉइंटमेंट की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है, चले, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ गवर्नर, कितना देखने को मिलता है? सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपको ये देखने को मिलता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है, चलो। राज्यपाल को क्षमादान आर्टिकल 161 में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए। राज्य मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? स्टेट काउंसिल आपको कहां देखने को मिलती है? सर यह आपको देखने को मिलती है 163 के अंदर, 163 में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है,
याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्य विधानसभा में मैक्सिमम 500 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम यूपी में ही है 403। ठीक है। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस भाग में, प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायती राज किस पार्ट में है। चलिए संविधान के भाग 9 में देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसी के साथ आता है आपकी क्लास का आज का लास्ट सवाल, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक हुई। 73। ये नहीं होगा लास्ट। कार्यकाल कितना होता है इसका ये भी बताइए और इसका आर्टिकल भी बताइए। ये है आपका आज का लास्ट सवाल, ये बताना, इसका आर्टिकल भी बताना। पीडीएफ कई दिनों से रुकी हुई है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब आपकी जो कल क्लास है वो ये वाली नहीं, दूसरी क्लास होगी। अब हिस्ट्री की क्लास अब आपकी होने जा रही है। ठीक है। तो हिस्ट्री की क्लास अभी हो जाएगी, उसको आप कर देना। अब आपसे 2 निवेदन आपको देखने को मिलेंगे, आपसे विनम्र निवेदन है, मेरे 2 निवेदनों को सुन लेना, भाग मत जाना क्लास में से। ठीक है, समझिए 2 निवेदन कौन कौन से हैं। देखिए जी, ये तो मैं ही चल रहा हूं लाइव, लाइक नहीं कर रहे हो यार, कितनी गलत बात है। लाइक भी कर दिया करो यार, कभी कभी तो लाइक किया करो है। चलो बात को समझते हैं बच्चा, जो आपको पॉइंट है। एक तो अभी आपकी क्लास है 10:30 बजे, इस क्लास को मैं 7 मिनट के बाद स्टार्ट करने वाला हूं, इसको फटाफट आप याद रख लेना। ठीक है, चलिए। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा इसके अंतर्गत हम बात करते हैं भाई, आपका एक बहुत ही तगड़ा सेशन में लेने जा रहा हूं, अपना पहला बैच में लेने जा रहा हूं तथास्तु, जो YouTube पर मैं कंडक्ट कराने का विचार है। देखो, समर्थन ही सब कुछ है। मैं बहुत क्लियर शब्दों में बात कर रहा हूं, मैं कोई लगड़ी चुपड़ी बातें नहीं करता, दोगली बातें मैं ना मेरे पे करनी आती, ना ही मैं करता हूं। ना ही मैं दोगली बातें करता, ना ही मैं छुपी हुई बातें करता, जो है मुंह पे सीधा बोलता हूं, बात खत्म। ये वाला बैच मेरा पहला बैच है। अगर आप लोगों का समर्थन इसमें बहुत अच्छा रहा तो ऐसा हो सकता है मैं इस बैच को YouTube पे कराने का पूरा प्रयास मेरी तरफ से रहेगा। वरना इस बैच में एडमिशन अगर आप लेते हैं तो आपको प्राइम लेवल का कंटेंट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सारा पुराना कंटेंट एक तरफा धरा रह जाएगा जब ये कंटेंट आपके सामने आएगा। हर एक एग्जाम की प्रैक्टिस शीट इसमें दी जाएगी, हर एग्जाम की। ठीक है, याद रखना, और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो कृपया करके इस क्लास को एक बार लाइक कर देना। आप लोगों के समर्थन की बहुत जरूरत है, वो समर्थन आपका यहीं दिखेगा। आप जाके 400 बच्चे देख रहे हैं, अभी 400 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, अगर आप सभी अभी जाके लाइक कर दोगे तो जो लोग अपने प्रतिद्वंदी है ना, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, वो फिर भय बैठ जाएगी उनमें, तो भय बैठा दो उनमें तुम। ठीक है, सब मिलके ही भय बैठा देंगे। कल को भैया तुम्हारा ब्याह हो तुम बता दियो, हम तुम्हारे घर आ जाएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। चलिए, जो है फटाफट उसको लाइक कर देना। और ये कल पॉलिटी का भी वन शॉट होगा, इस पॉलिटी का वन शॉट में भी जरूर जुड़ना। सुबह 10 बजे आपकी क्लास है SSC GD MTS की। अगली बात, अब ये जो प्लेलिस्ट है आपकी, जो विजयी भव प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलती है, जो आपके विजयी भव प्लेलिस्ट है, इसके अंतर्गत ही जो अगली क्लास होगी लाडले, वो अगली क्लास भला कौन सी होगी, मतलब अगली क्लास अब हिस्ट्री की होगी, हिस्ट्री की होगी। ठीक है, तथास्तु को जाके लाइक कर दीजिए, सभी से निवेदन है। निवेदन नहीं, आज्ञा दीजिए दाऊ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको निवेदन या आज्ञा कुछ भी काम नहीं करता। अगर ये लोग आज्ञा से काम कर दिए होते तो अब तक कर चुके होते, इसलिए निवेदन करना पड़ रहा है कि सभी जाके वहां लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे सीधा 10:30 की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।